स्टूडेंट, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस का टाइम टेबल आ चुका है। नवंबर में आप लोगों की एग्ज़ाम है और इसी को देखते हुए हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। किस प्रकार का एक मॉडल पेपर आप लोगों के लिए आ सकता है, तो आज हम देखते हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का पेपर कैसा आ सकता है ना। फुली बनाया हुआ है ये अपने पैटर्न के ऊपर, है ना, जो आने वाला है। तो उसमें सबसे पहले 10 क्वेश्चन आपके बच्चों एमसीक्यू आएंगे। तो पहले देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। एक लेसन फर्स्ट में से लिया गया है कि ज़ीरो इज़ अ डैश नंबर, नेचुरल है, इंटीजर है, रैशनल है कि होल है। बच्चों यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, जीरो होल नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है, लेकिन ये लेसन रैशनल नंबर का है तो यहाँ पर रैशनल नंबर लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आंसर होगा आपका रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन अ वेरिएबल इज, किसी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? एक वेरिएबल में, अ वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। एक वेरिएबल एक्स हो गया और ए और बी दो कांस्टेंट नंबर हो चुके हैं। ए और बी क्या है? दो कांस्टेंट नंबर है। अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इज कॉल्ड, जिसके अंदर पेयर होता है पैरेलल लाइंस का, ठीक है, वो कहलाता है बच्चों पैरेललोग्राम। वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। एक बार ग्राफ क्या है? अब बार ग्राफ शोइंग, बार ग्राफ क्या शो करता है? सिंबल्स को शो करता है? नहीं, टू सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली, दो प्रकार के डाटा को एक साथ शो करता है। यूनिफॉर्म विड्थ एंड हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिव वैल्यू, ऑर्गेनाइज्ड डाटा। तो बच्चों यहाँ पर ये आंसर इसका सही होगा कि टू सेट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली शो करता है दो प्रकार के डाटा को साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बच्चों स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पर भी वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 3, मतलब 3 की पावर 3 की यूनिट वैल्यू क्या होगी? तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो आंसर क्या आया? 27। इसकी यूनिट डिजिट होती है ये पहली वाली डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितनी है? 7। तो प्लेस वैल्यू क्या हुई है? 7। तो आंसर बी इज करेक्ट। रेशियो मीन्स, रेशियो का क्या मतलब होता है? रेशियो का मतलब होता है कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, एडिशन ऑफ टू नंबर, बिगेस्ट नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। तो रेशियो का मतलब होता है दो चीज को कंपेयर करना, तो कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। क्लियर है बच्चों? चलो नए पेज पर नए क्वेश्चन देखते हैं। इन 5xyz प्लस 2y कॉफिशियंट ऑफ xyz इज, xyz का कॉफिशियंट कौन है? तो बच्चों देखो xyz कहाँ आ रहा है? xyz आ रहा है यहाँ पर, और xyz यहाँ पर है, तो इसके साथ जो नंबर है वो होता है कॉफिशियंट। तो xyz के साथ है 5, तो कॉफिशियंट क्या हो गया आपका? 5। तो ए आंसर हमारा सही हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ 4,7p, 4 और 7p का प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो 4 7 जा 28 और p भी साथ में, तो 28p इसका सही आंसर होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है, 28p। इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 216। 216 का क्या करना है? क्यूब रूट। सो स्टूडेंट, क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या होता है? तो इसके लिए बच्चों जिनको नहीं आता मैं आपको सिखा देता हूँ अच्छे से। हमको सबसे पहले 216 का फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? 216 का फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, अगर हो सकता है तो, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 6 होता है, 8 होता है, 0 होता है, 4 होता है, वो सब डिवाइड हो जाते हैं 2 से। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा बच्चों 108 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 54 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 बार होगा। फिर 3 से करेंगे तो 9 टाइम्स, 3 से करेंगे 3 टाइम्स, और फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम।
तो क्यूब रूट आपको फाइंड करने का बोला गया है। जब यहाँ पर 3 होता है तो वो क्यूब रूट हो जाता है बच्चों, जब यहाँ कुछ नहीं होता है तो वो स्क्वायर रूट होता है। तो क्यूब रूट फाइंड करना है आपको 216 का, तो आपने इधर लिखा, इसकी जगह पर अब ये आ जाएगा। तो 2 आया है 3 बार, 3 भी आया है 1 2 3 बार। क्यूब रूट का यही रूल है बच्चों कि जब भी कोई नंबर का पेयर 3 3 का बन जाए, मतलब 1 2 3 नंबर का ग्रुप बन गया, कितने नंबर का ग्रुप बन गया? 3 नंबर का, तो इन 3 नंबर में से एक नंबर बाहर आ जाता है इस रूट से। यहाँ पर भी 3 नंबर का ग्रुप बन गया है, 1 2 3, 3 बार आ गए, तो एक 3 आपने यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो आपका क्यूब रूट क्या आ गया? 2 3 जा 6। ध्यान रखना सेम नंबर 2 2 2 कितने बार आना चाहिए? 3 बार, क्योंकि क्यूब रूट है। तो 1 2 3 बार आ गया, ये भी 1 2 3 बार आ गया, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, यहाँ से 3 बार आ गया, 2 3 जा 6 बाहर आ चुका है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया है क्यूब रूट का। देखते हैं इसके आंसर में 6 है क्या? हाँ भैया 6 है, मतलब सी आंसर हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है? तो बच्चों ऐसे 10 क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू आएंगे, जरूरी नहीं कि यही आए, मैं तो पैटर्न समझा रहा था, हो सकता है इनमें से भी कोई सा आ जाए, क्योंकि ये सब बुक के बाहर का कुछ भी नहीं है, सब बुक के अंदर से लिया गया है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है वो आपको ऐसे नंबर लिख के दे दें, क्वेश्चन 2 3 4 5 सर के नंबर दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं जो 3 3 मार्क्स के हैं बच्चों। 3 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे के उसके अंदर 10 ऑप्शन दे दिए है ना। हो सकता है वो अलग से आपको लिख दें क्वेश्चन 3 4 5 6 ऐसा, लेकिन तरीका वही रहेगा। तो 3 3 मार्क के 10 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है ये, सिंप्लीफाई 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3। आपको पहले तो इसको सिंपल करना है, क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद x इज इक्वल टू 3 पर इसका आंसर निकालना है। तो स्टूडेंट ये हमारा सॉल्यूशन, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ देखो ये ब्रैकेट है, तो स्टूडेंट पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये जो बाहर 3x लिखा है ना, इस 3x का पहले अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 3x का मल्टीप्लाई पहले 4x से, फिर 3x का मल्टीप्लाई 5 से। ये नंबर प्लस का है, इस नंबर के आगे माइनस लगा है, तो प्लस माइनस माइनस, अब 3x का मल्टीप्लाई 5 से प्लस 3। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होता है, तो 3 4 जा 12, x का मल्टीप्लाई x से होता है। जब मल्टीप्लाई होता है बच्चों तो पावर प्लस हो जाती है। यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1, तो 1 + 1 2 पावर, तो ये हो गया x की पावर 2। 3 5 जा 15 x प्लस 3। अब आपको इसकी वैल्यू निकालना है, ये तो सिंप्लीफाई कर लिया आपने, अब आपको उसकी वैल्यू फाइंड करना है x इक्वल टू 3 पर। तो चलिए x इक्वल टू 3 पर आंसर निकालें। तो एट x इक्वल टू 3 12 इंटू एक्स का स्क्वायर, x यानी कि 3, तो 12 इंटू एक्स की जगह रख दिया 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रखा बेटा 3, और ये कि प्लस का 3। अब 3 का स्क्वायर पहले करना है, तो 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 में 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, तो 12 इंटू 3 का स्क्वायर करा तो 9 आया, माइनस। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी, क्या पहले करें? वो पहले गलती से प्लस करके पूरा आंसर गलत कर देते हैं। नहीं बच्चों, पहले आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 15 में 3 का क्या होगा मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45 प्लस 3। अब यहाँ पर भी देखो मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है, पहले क्या करें? तो पहले मल्टीप्लाई ही होता है, सबसे पहले डिवाइड होता है, अगर डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं है तो प्लस, प्लस नहीं है तो माइनस। 12 का 9 से मल्टीप्लाई 108,
ये माइनस का 45, ये प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस 45 में 3 किया तो क्या बचा 42 बड़ा ये है, माइनस का है तो माइनस। अब आप इसको माइनस करेंगे बच्चों तो क्या होगा 66 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 66। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। इन रेशियोज को परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3/4 को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ा है वो भी बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक तरीका है 100 का मल्टीप्लाई करना। तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर बन जाएगा परसेंटेज में। इसको कहते हैं, ये परसेंटेज का साइन है। अब कुछ नहीं करना बच्चों, ये 3 और 100 दोनों न्यूमरेटर में है, ऊपर है, और ये 4 में है यानी डिनोमिनेटर में। तो 4 को इन दोनों में से किसी के साथ भी कैंसिलिंग करना है। 4 3 से तो कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि कैंसिल होने के लिए एक ही टेबल में आना चाहिए। तो ये दोनों 3 और 4 एक ही टेबल में नहीं आते। तो अब देखते हैं 100 में 4 से डिवाइड हो सकता है क्या, हम करके देख लेते हैं। अगर डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। 4 से 100 में डिवाइड कर रहे हैं। 4 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं, उससे छोटा क्या आता है 4 2 ज़ा 8। 10 में से 8 गए तो क्या बचा 2, नीचे क्या लाना है 0। 4 के टेबल में 20 आता है, यस, 4 5 ज़ा 20, तो ये 4 5 ज़ा 20। कितने बार गया बच्चों 25, डिवाइड हो गया पूरा पूरा क्योंकि यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं बचा है, 0 0 बचा है। ठीक है, तो हमने कैंसिलिंग कर दिया। 4 से 1 बार, 4 से 25, ऊपर बचा 25 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, आपको करना आता है इसलिए करके नहीं दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 25 का 3 से मल्टीप्लाई किया 75% आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 2/3 है, इसी का क्वेश्चन 2 है। 2/3 कन्वर्ट करना है, कोई तरीका है 100 का मल्टीप्लाई करो, कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। ऊपर 2 है, अपॉन में 3 है और 100 ऊपर भी है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 100 2 जा करेंगे तो 200, 100 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200 आ जाएगा। और अपॉन में क्या है 3 से इसको कर लेते हैं डिवाइड। चलिए बच्चों, तो 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता है, तब हम इन दोनों नंबर को मिलाकर देखते हैं कि ये हो गया 20। 3 के टेबल में 20 आता है क्या, चेक करते हैं। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, नहीं आता है। 3 6 जा 18 छोटा है, 3 7 जा 21 बड़ा है, तो 3 6 जा 18 यहाँ लिखेंगे। ये 20 है, इसमें से 18 माइनस करेंगे तो बच्चों 2 बचेगा यहाँ पर। हम फिर से नीचे 0 लाएंगे तो 20 बन जाएगा। फिर से वही होगा 3 6 जा 18। बच्चों फिर से 2 बच जाएगा। हम पॉइंट लगाते हैं, फिर 2 लगाएंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर से जाएगा 6 बार 3 6 18। इसका मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये हर बार 2 बचाता जाएगा। पॉइंट लगाए तो फिर से एक बार 0 लगा लेंगे तो 3 6 18। इसलिए इसका आंसर हम लिखेंगे 66.66%। इसका आंसर 2 तरीके से लिखा जा सकता है, भी समझाऊंगा मैं आपको। एक तरीका तो ये है 66.66%, या फिर बच्चों एक आंसर ऐसा भी लिख सकते हो कि 66 बार डिवाइड हुआ, तो 66 बार डिवाइड हुआ, अपॉन में बचा था 2। क्या बचा था जब डिवाइड करा था तो अपॉन में यहाँ 2 बच गया था, तो 2 ऊपर और 3 नीचे। क्लियर क्लास। तो इन दोनों तरीके से आंसर लिखे जा सकते हैं। ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं। चेक करने का तरीका है फैक्टराइजेशन। क्या तरीका बच्चों, फैक्टराइजेशन। चलिए करते हैं फैक्टराइजेशन। 216 128 1000, एक कोई सा भी करवा दूंगा, 2 आप तो खुद से ट्राई कर लेना। 216 का करवा देता हूँ आपको मैं। 216 तो वैसे हम लोगों ने यहाँ कर ही लिया था, है ना।
तो मैं आपको 1 to 8 ट्राई करवा देता हूँ। 1 to 8, सो 1 to 8 का फैक्टराइज करना है बच्चों आपको। टू से डिवाइड किया 64, 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 में तो 4 बार, फिर 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 से 2 में 1 बार। So 128 is equals to 1 2 3 4 5 6 7 बार आया। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमने लिख लिया। ग्रुप बनाओ 3 3 के, क्योंकि परफेक्ट क्यूब पूछा है। 1 2 3 एक पेयर बन गए, 1 2 3 एक पेयर ये बन गया, लेकिन एक 2 बच गया ना। जब पेयर बराबर बन जाए सारे और कोई नंबर बचता नहीं है तो हम कहते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है, लेकिन यहाँ पर 2 बच रहा है तो ये परफेक्ट क्यूब है क्या? तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो आंसर क्या लिखोगे? नो, 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। क्लियर है बच्चों? इसी टाइप से 2 क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई कर सकते हो बहुत आराम से, 216 को भी और 1000 को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो उसको करने के लिए भी बहुत ईजी तरीका है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, वी नो दैट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 9999। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999 होता है। अब इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और अगर ये नहीं है तो इससे छोटा कौन सा है वो चेक करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर बताओ, लेकिन वो स्क्वायर भी होना चाहिए। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर तो ये है बच्चों, लेकिन ये स्क्वायर है कि नहीं है ये नहीं पता। तो अब इससे छोटा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है किसी ना किसी चीज़ का, वो निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करके देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छी मेथड है जिसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करने की लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें इसमें से सही आंसर दे सकती है। ठीक है, तो चेक करते हैं। है ना, क्या स्टेप्स होती हैं देखते हैं। आगे देखते हैं। हमें इसको डिवाइड करना है, हमें इसका रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे निकालना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे? जिन बच्चों को लॉन्ग डिवीजन नहीं आते हो जरा ध्यान से इस वीडियो को देखना। देखो, लॉन्ग डिवीजन निकालने के लिए हम देखते हैं, इधर से 2-2 नंबर के पेयर बनाते हैं। ये पहला पेयर 2 नंबर का और ये पहला पेयर 2 नंबर का। अब हमको देखना है कि 99 से छोटा स्क्वायर किस नंबर का होता है या 99 के बराबर। तो आपको अगर 1 से 10 तक के स्क्वायर याद हो तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 9 का स्क्वायर होता है 81। किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, जो इससे छोटा है, और 10 का स्क्वायर इससे बड़ा है। इसका मीनिंग है हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। इस रूल का यही मतलब है कि इसमें कोई नहीं बताता आपको कि आपको किस नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ आपको पता लगाना होता है। कैसे? इस तरीके से। यहाँ मैंने देखा है क्या लिखा है? 99 लिखा है बच्चों। क्या लिखा है? 99। तो किस नंबर का स्क्वायर 99 से छोटा है? तो 10 का स्क्वायर तो 100 होता है और 9 का 81 होता है। 10 का स्क्वायर इससे बड़ा है और 9 का स्क्वायर छोटा है, यानी मैं यहाँ पर 9 से डिवाइड करूँगा। और इसका रूल यही है। स्क्वायर क्यों देखते हैं? रूल यही है कि 9 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 9 बार ही डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड कर रहे हैं 9 टाइम्स, इसलिए स्क्वायर देखा जाता है। क्योंकि जब 9 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 ज़ा
81, यहाँ पर क्या आएगा 81 आएगा। अब जैसे डिवाइड में माइनस करते हैं वैसे माइनस कर लो। 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 8 गया तो 1। यहाँ पर हमेशा दो दो नंबर को नीचे लाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो ये 99 है, अब मैं नीचे लेके आऊँगा 99। नेक्स्ट स्टेप इधर क्या होती है, अब किससे डिवाइड करना है ये पता लगाने के लिए पहले इन दोनों को प्लस करो। 9 + 9 18। और हर बार यहाँ पर क्या होता है, एक नंबर बच्चों यहाँ बढ़ जाता है, तो यहाँ मैं एक नंबर बढ़ा रहा हूँ और अब उससे डिवाइड करूँगा। यहाँ पर एक नंबर मन से मानना है मुझे और पता लगाना है कि मैं किससे डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखूँ मैं, 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, क्या ऐसा रखूँ कि वो इसके या तो इक्वल आ जाए या इससे छोटा आ जाए। यहाँ पर आपको मन से एक नंबर मानना है, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ 1 मानता हूँ तो एक बार डिवाइड करेंगे, 2 मानता हूँ तो 2 बार डिवाइड करेंगे, 3 मानता हूँ तो 3 बार। तो हमको ऐसा मन से नंबर मानना होता, तो हम चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि इसके इक्वल हो जाए या उससे छोटा हो जाए। तो यहाँ पर मैं बच्चों देख रहा हूँ 1 रखूँगा तो बहुत छोटा नंबर आएगा, 1 रखूँगा तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ रखते हैं। अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये 18 पहले से है, यहाँ 1 रखने से 181 बन जाएगा। लेकिन अभी मैंने क्या रखा, मैंने यहाँ पर अभी 1 रखा, क्या रखा 1। तो जो नंबर मैं वहाँ रखूँगा उतनी बार ही मुझे डिवाइड करना है। 1 बार करूँगा तो 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, वही नंबर आएगा जो कि इस नंबर से बहुत छोटा है। 181 इस नंबर से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो अब मैं यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख के ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि नंबर थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो मैंने 9 से ट्राई कर लिया। चलो 9 ट्राई करते हैं पहले से, क्या ऐसा ही होगा क्या। या 9 रखते हैं तो ये बन जाएगा 189। जो नंबर आपने रखा है आप उसी से डिवाइड करते हो। चलिए करते हैं। 9 9 जा 81 का 1 कैरी ओवर 8, 9 8 जा 72, 72 में जोड़ा तो 80, 80 का 0 कैरी ओवर 8, 9 1 जा 9 और 8 17, 1701। क्लियर है, 1701। कितने बार गया बच्चों, 9 टाइम्स गया, तो यहाँ भी रखा 9, यहाँ भी रखा 9। 9 में 1 गया 8, 9 में 0 गया 9, 8 में 7 गया 1। अब बच्चों डिवाइड करने के लिए कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा है, तो इस क्वेश्चन को यहीं तक रोक दो। अब आपने क्या देखा कि जब आपने डिवाइड किया, जब आपने इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करी, 9999 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करी, तो 99 तो निकल गया, लेकिन उसके बाद इतना नंबर बच गया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो लिखा है 9999, इसमें से माइनस करना है ये जो बचा हुआ नंबर है। अगर ये नहीं होता बच्चों तो क्या बन जाता, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, यानी ये नंबर इतना एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर इसको माइनस कर दें इस नंबर में से तो हमको पता लग जाएगा कि असली स्क्वायर क्या बनेगा। तो 198 मैंने माइनस करा इसमें से। अगर इसमें 198 माइनस किया जाए तो 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 1 गया तो 8 और 9, तो 9801 इसका सही आंसर है। सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का कौन सा है, 9801 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया पर मैं समझा दूँ फिर से। आपको करना क्या है, आपको ये पता लगाना था, क्वेश्चन भी फिर से सुन लीजिए, आंसर समझ लीजिए। आपको बताना था कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो बताओ, लेकिन वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन सकता है नंबर, इसके लिए हमने क्या करा बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, 9999 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने का ये जो तरीका है ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं आपको, लॉन्ग डिवीजन है ना, थोड़ा सा न्यू है आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मेथड आती होगी उनके लिए बड़ा आसान, लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों इसका रूल ये होता है कि जो 9999 को आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो इस तरफ से दो दो के पेयर बनाते हैं। पहला पेयर इन दो 9 का हो गया,
दूसरा पेयर इन दो 9 का हो गया, है ना। अब आपको देखना है 99 से छोटा स्क्वायर किसका होता है। मैंने पहले भी समझा दिया था कि 99 से छोटा स्क्वायर 100 का तो बड़ा होता है, 81 से छोटा होता है, और 81 स्क्वायर होता है 9 का। इसलिए यहाँ भी 9 लिखा और यहाँ पर भी लिखा 9। 9 9 से 81 यहाँ लिख दिया, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 8 गया तो 1। अब ये था 18, फिर ये पेयर नीचे उतारा तो 1899 हो गया। अब आपको 1899 से छोटा नंबर यहाँ पर लिखना था, लेकिन कैसे, पहले ये दोनों 9 प्लस होते हैं, 9 + 9 क्या हो जाता है, 18 बन जाता है। अब यहाँ पर आपको एक नंबर मन से बनाना होता है ना। नंबर ऐसा लेना है कि जो नंबर लोगे उतनी बार ही डिवाइड होगा। मैंने यहाँ 9 लिया तो 9 बार डिवाइड हुआ, 4 लेता तो 4 बार, तो मैंने 9 लिया और 9 बार डिवाइड करा, तो 189 में 9 का मल्टीप्लाई करा तो आया 1701। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी 1701। माइनस करके देखा तो 198 बच रहा था, मतलब 99 का स्क्वायर करने पर, इस 99 का स्क्वायर करने पर ये आ रहा है और इतना बच रहा है, 198 बच रहा है। तो इसीलिए हमने इस 9999 में से 198 माइनस कर दिया, तो हमको पता चल गया कि 9801 वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आंसर क्या लिखोगे, 9801। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन। द वीकली वेजेस दिए हैं अपने को 30 वर्करों के किसी फैक्ट्री के, दिस ये यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको टेलीमार्क्स की मदद से एक फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है जिसमें इंटरवल होना चाहिए 800 से लेकर 810, 810 से 20 तक एंड सो ऑन। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। देखो बच्चों, यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या है वो चेक करो। सबसे पहले 800, सब 800 में आ रहे हैं। पहला टेबल बनेगा 800 से लेके 810 तक। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है आपको ये टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना है एक टेबल 3 कॉलम की। फर्स्ट में आता है इंटरवल, या उसको क्लास इंटरवल कहते हैं, क्लास इंटरवल, क्योंकि शॉर्ट में लोग बाग इसको CI भी कह देते हैं। फिर यहाँ पर आती है फ्रीक्वेंसी, और लास्ट कॉलम में आता है टेलीमार्क्स। बहुत आसान है। इंटरवल तो आपको पहले ही उसने बोल दिए क्वेश्चन में, 810 से लेकर 800 से लेकर 810, 810 से लेकर 820, फिर 820 से 30, 30 से 40, ऐसे। सबसे छोटा नंबर देखो क्या है, सबसे बड़ा क्या है, 890, 890 बच्चों सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई भी नहीं है ना। चलिए तो हम 800 से 890 तक के यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं। तो 800 से लेकर 810, 810 से 820, 820 से 30, 830 से 40, 840 से 50, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890 और 890 से 900। ये आपकी टेबल हो गई बच्चों। टेबल मतलब इसे एक इंटरवल्स हुए। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी काम है बच्चों। आपको बस ये पता लगाना है कि 8 से लेकर 810 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, चेक करो इसमें। तो काउंट करते रहो, देख लेते हैं। देखिए बच्चों, काउंट करते हैं। 810 बच्चों ध्यान रखना, 810 जो है वो इसमें नहीं आएगा। हमें तो ध्यान रखना, जो यहाँ पर जो बड़ा नंबर होता है ना, ये हमेशा इस टेबल में नहीं आएगा, ये अगले वाले में आएगा इसमें, इसीलिए इसको 810 से चालू किया है। यहाँ पर आपको 800 से लेकर 810 से छोटे नंबर लेना है, यानी 809 तक ले सकते हो आप। कहाँ तक ले सकते हो, 809 तक। चेक करते हैं कौन आया 809 में। देखो बच्चों, एक तो ये हो गया 804 एक नंबर, 808 2 नंबर, ये 2 ही नंबर है।
और कोई नंबर दिख रहा है आपको? मुझे तो और कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा है। तो 800 से लेके 810 तक के 2 ही नंबर हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई यहाँ पर 2। टेलीमार्क्स का मतलब ऐसे 2 ऐसे लाइन खींच दीजिए तो ये हो गया आपका टेलीमार्क्स। अब 810 से 820 देखना, तो यहाँ पर भी हम 810 से लेकर 819 तक के नंबर देखेंगे, 820 को नहीं गिनते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। 810 इसमें काउंट होगा तो 1 नंबर, यहाँ पर देखिए और कोई नंबर है नहीं है, और कोई नंबर है यस 2 नंबर, यहाँ भी 2 ही ऑप्शन है बच्चों। कितने ऑप्शन है? 2। तो इसकी भी फ्रिक्वेंसी 2 हो गई है, टेलीमार्क्स भी 2 हो गया। 820 से लेकर 30 तक चेक करते हैं, तो 820 से 30 में कौन आएगा? ये तो आएगा नहीं। फर्स्ट नंबर नो, कोई सा भी नहीं आएगा। ठीक है, एक गलती अपने से हो गई है। ये 806 जो था बच्चों, ये इन्हीं के साथ आता, मतलब 800 से लेके 810 में 1 2 3 नंबर हो गए। मैंने गलती से यहाँ 2 लिखा है, वो नंबर देख नहीं पाया तो यहाँ 3 कर लो। ठीक है, हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ये कॉमन गलतियाँ हैं, बहुत बार हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। 820 से 30 का मुझे सिर्फ एक ही नंबर मिला है, तो यहाँ लिख दिया 1, यहाँ पर एक डंडी खींच के बना दिया इसका टेलीमार्क। 830 से 40 में चलो, तो 830 से 40 में ये आएगा बच्चों, एक 1 नंबर ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों 9 फ्रिक्वेंसीज आई है इसकी, बहुत बढ़िया है ये। 830 से 40 में 9 फ्रिक्वेंसीज आई है, तो यहाँ लिखा आपने 9। अब 9 के टेलीमार्क्स बनाना है, तो 9 टेलीमार्क्स बनाने के लिए आप क्या करते हैं बच्चों? देखो इस बार समझ लें, सबसे इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4 5 वाले को ऐसा बनाते हैं, कोई लोग ऐसे भी कर देते तो भी सही है। तो ये 5 6 7 8 9, ये हो गए 9 फ्रिक्वेंसीज। 840 से 50 बच्चों, 840 से 50 देखते हैं। 840 टू 50 में अपने को मिलेगा 1 2 3 4 मार्क्स है बच्चों, तो 4 1 2 3 4। 850 से 60 देखते हैं। 850 से 60 में कौन आएगा? 50 से 60 में बच्चों आएगा बच्चों, ये जो था एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं, 840 से 50 वाला। 40 से 50 एक बार फिर चेक कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो सकती है। 840 1 नहीं, ये नहीं, 2 ये 3 4 5 नंबर हो रहे बच्चों, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पर 4 को काट के 5 कर लो, 1 2 3 4 5 नंबर ऐसा बनता है। चलिए देखो बच्चों, ये किसी से भी गलती हो सकती है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन काउंट करना पड़ता है। 850 से 860 के बीच में काउंट करते हैं। 850 टू 60, 50 से 60 के बीच में 855 ये 1, ये तो नहीं आएगा। 850 कोई भी नहीं, 1 ही बेटा। तो 850 60 में 1 आ गया, यहाँ भी सॉरी, यहाँ पर एक डंडी और यहाँ पर लिख दिया 1। 860 से 70 देखते हैं। 60 से 70 में बच्चों आता है एक ये 1 2 3 नंबर है बच्चों, 3 1 2 3 टेलीमार्क्स हो गया 3। अब 870 से 80 देखते हैं। 870 से 80 में कौन आता है? कोई भी नहीं, 1 बस 1 ही बच्चों। 880 से लेके 890 में कौन आ रहा है?
1 नथिंग, जो सिर्फ 1 आ रहा है। 890 से 900 में 1 2 3 बच्चों 3 नंबर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गया 3, यहाँ पे गया 3। अब नीचे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, टोटल करते हैं। क्या करते हैं, टोटल किसका, इससे या इनका या इसका, किसी एक का कर दूँ। 3 2 5 6 6 और 9 15, 15 + 5 20, 21 24 25 26 29। यहाँ पर आंसर आ रहा है बच्चों 29 नंबर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 30 वर्क कर दिए, मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। चेक करते हैं कहीं गलत हो रही है। 3 + 2 5 6 6 + 9 15 20 24। यस बच्चों, एक बच्चों की एक किसी की मिस्टेक हो रही है, चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ छूटा है क्या। नो बच्चों, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है कि 30 वर्कर की जगह 29 वर्कर से क्वेश्चन में कितने वर्कर हैं, 29 वर्कर। ये बिल्कुल सही टेबल है आपकी। इस तरीके से आपको इस फ्रीक्वेंसी टेबल को सॉल्व करना है बच्चों। अभी अब सिर्फ एक काम हुआ है इस क्वेश्चन में, सिर्फ 3 पार्ट है, 1 2 3। पहला पार्ट आपने कर लिया है। विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर, तो कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा नंबर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा नंबर है 9, वो किस ग्रुप के हैं, 8 30 से 40। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा 8 30 से लेकर 8 40। हाउ मेनी वर्कर अर्न ₹850 एंड मोर, कितने लोग ऐसे हैं जो 850 या उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, 850 से लेकर इसके बाद की जो टेबल है यहाँ तक के सारे नंबर को प्लस कर देना है यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 6 और 3 9। तो सी का आंसर होगा 9 वर्कर्स। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड द एंगल्स मेजर एक्स इन द फॉलोइंग, इसके अंदर एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। एक्स एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है बच्चों। हमको बोला गया एक्स निकालो। सबसे पहले तो ये फिगर को देखो, ये क्या है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, तो चेक करते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट वाले को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये जो एंगल है सब अंदर वाले हैं, अंदर वाले एंगल को कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। और हमको ये पता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर के चारों एंगल को प्लस करें, यानी 1 2 3 4 सारे एंगल्स को प्लस करें तो आंसर आता है 360। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 6 क्वेश्चन है बच्चों। हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स। ये 4 एंगल थे बच्चों यहाँ पर। कौन कौन से, 1 2 3 4। इन चारों को प्लस करने से आंसर आएगा 360। इन चारों को प्लस किया, इक्वल टू में रख दिया 360 डिग्री। और क्या बोला, क्यों है 360 डिग्री, इसका कारण आपको लिखना पड़ेगा यहाँ ब्रैकेट लगा के। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बच्चों, चलो इनको प्लस कर देते हैं तीनों को। ये तीनों प्लस हो जाएंगे, एक्स तो प्लस होगा नहीं, तो इन तीनों को प्लस करते हैं। आपको करना आता ही है, तीनों को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 300। 1 2 3 तीनों को प्लस करा तो आंसर आया 300 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360। लेसन 2 है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। याद होगा आपको, उसको जब सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक्स वाले, इस प्लस को इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस से इधर जाएगा तो बनेगा माइनस। तो यहाँ क्या बचेगा, तो एक्स का आंसर आ गया बच्चों 360 माइनस 300, इसका मतलब 60 डिग्री। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको।
बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इसका पहला पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए था इसका ये। अब इसी का क्वेश्चन नंबर बी में करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन बी में एक ऐसा फिगर दिया है जिसकी सारी साइडें इक्वल है। ये मुझे कैसा पता चला बच्चों, इस फिगर के अंदर देखो ये जो दो दो लाइनें खींची है ना, ये सब के साथ खींची हुई है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ये इसका मतलब होता है, ज्योमेट्री में इसका मतलब होता है कि ये सब चीज़ें बराबर हैं। तो 1 2 3 4 5 साइड इक्वल है, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। और कितने पॉइंट है इसमें, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। तो जिसके अंदर 5 पॉइंट है, मतलब 5 पॉइंट वाले फिगर को पेंटागन कहते हैं, और पांचों इक्वल है, यानी ये रेगुलर पेंटागन है। तो इसको कहेंगे रेगुलर पेंटागन। क्या कहेंगे बच्चों, रेगुलर पेंटागन। क्या है ये, रेगुलर पेंटागन। अब इसमें पांचों एंगल जो हैं बच्चों इक्वल बनते हैं, ध्यान रखना। जिसकी साइडें इक्वल होती है उसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 एंगल यहाँ बन रहे हैं 1 2 3 4 5, ये पांचों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जब सारे इक्वल है तो मैंने एक को माना x, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x, सब x हो गए, ठीक है। तो पांचों एंगल अगर x x x है तो फिर देखो ध्यान से, हम इन पांचों एंगल को प्लस करेंगे तो आंसर आता है 540। इसका रीजन क्या लिखोगे, क्यों 540 आता है, इसका रीजन है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, ठीक है बच्चों। पेंटागन के अगर पांचों एंगल को प्लस किया जाए तो 540 ही आंसर आता है, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5, 1x 2x 3x 4x 5x, इन सबको प्लस किया तो आंसर आया 5x। x x आपस में जुड़ते जाते हैं, तो 5 बार x आया तो इसको अपन ने लिखा 5x। क्या लिखा, इज इक्वल्स टू 540। तो x कितना होगा, x है 540 और मल्टीप्लाई का 5 जो है वो गया डिवाइड में, फाइव को इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, कैंसलिंग करना सबको आती है इसलिए मैं करके नहीं दिखाऊंगा। 108 डिग्री आंसर आएगा। डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 108। तो आप आंसर क्या लिखोगे, x इक्वल टू आ गया 108 डिग्री। कितना आ गया, 108 डिग्री। क्लियर है बच्चों। चलिए हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और इजी है, लेसन फर्स्ट से ये है, राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। ये जो क्वेश्चन था क्वाड्रिलेटरल वाला लेसन 3 से था, है ना, और ये लेसन फर्स्ट से है। 5 रैशनल नंबर निकालना है आपको 2/3 और 4/5 के बीच में। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 7, 2/3 एंड 4/5 के बीच में आपको फाइंड करना है नंबर्स कितने, 5। बच्चों पहला काम होता है आप अपॉन के नंबर को चेक करो, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, सेम है क्या, नहीं है। तो पहला काम है इन दोनों को सेम करना, इसके लिए लिया जाता है एलसीएम। तो पहले अपॉन के नंबर का एलसीएम लो, 3 और 5 का लो एलसीएम। पहले 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड किया, 3 में तो कितने बार गया, 1 बार। 5 में डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 तो फिर 1 ही है, 5 से 5 में डिवाइड हुआ 1 बार। तो आपका जो एलसीएम आया बच्चों वो आया 3 × 5, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। एलसीएम निकल गया। इसके बाद क्या स्टेप होते हैं बच्चे, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एलसीएम आया है ना उसको दोनों नंबर से डिवाइड करते हैं, 3 से भी और 5 से भी। आपने 3 से डिवाइड किया, 3 5 ज़ा 15 बार गया। 3 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 5 बार। डिवाइड पूरा होना चाहिए, ध्यान रखना। तो 3 से डिवाइड हुआ 5 बार, तो ये जो नंबर है 2/3
इसमें ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई। बीच में क्या लिखा है? एंड। यहाँ लिख दो एंड। बच्चों 4/5। अगर 15 को इसी तरीके से बच्चों 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 3 बार डिवाइड होगा। 5 3 से 15, 3 बार डिवाइड हुआ तो इसमें ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 से 10, 3 5 से 15, 4 3 से 12, 5 3 से 15। अब हम पता लगा सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई नंबर आ रहा है क्या। कैसे? क्योंकि जब तक अपॉन के नंबर बच्चों सेम नहीं होंगे ना, हम ये नहीं पता लगा सकते कोई नंबर इनके बीच का है या इनसे छोटा है या बड़ा है। अब हमको आसानी से पता चल जाएगा। अपॉन में 15 है ना बच्चों, तो भूल जाओ। ऊपर देखो यहाँ पर 10 और यहाँ 12 है, इनके बीच में कौन नंबर आ रहा है? सिर्फ 11 आ रहा है। क्या आ रहा है? 11। और हमको निकालना है 5 नंबर। कितना निकालना है? 5। क्या निकालना है? 5। इनके बीच में भी कितना नंबर है? सिर्फ 1 है। तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुझे 5 नंबर निकालना है ना, मैं एक काम करता हूँ, 5 में एक और प्लस कर लेता हूँ, 6। मैं 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करता हूँ, यहाँ भी, और वही 6 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ भी करता हूँ। 10 6 60, 15 6 90, 12 6 72, 15 6 90। तो आप देख सकते हैं अपॉन के नंबर अभी भी सेम है। अब ऊपर देखो इन दोनों के बीच में कुछ गैप बन गया क्या? यस, 60 और 72 के बीच में गैप बन गया। 61 62 63, तो ऐसे 5 नंबर लिख दो कोई से भी। तो आंसर लिखो बच्चों 61 62 63 64 65। अपॉन में 90 है तो सबके अपॉन में 90 कर दो, कॉमा भी लगाते जाओ। और यही आपका आंसर है कि आपको 5 नंबर ढूंढना था, आपने ढूंढ लिए। 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया बच्चों? इजी लगा आपको? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक इक्वेशन है ना, उसको सॉल्व करना है। इक्वेशन है 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। दिखा दूँ आपको पेपर के अंदर, ये देखिए। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों, तो ध्यान से देखना। पहले 3 का मल्टीप्लाई x से करूँ, तो 3 का मल्टीप्लाई x से किया तो 3x, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बाहर 3 है और 3 के बाद सिर्फ ब्रैकेट है, कुछ यहाँ लिखा हुआ नहीं है ना। तो पहले इनका मल्टीप्लाई होगा, है ना, फिर हम इसको प्लस कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई लगा पहले तो पहले मल्टीप्लाई होगा। 3 × x 3x, और 3 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस का 7। 8x + 4 3x माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, तो 4 की जगह 4 आएगा बच्चों। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो सिर्फ नंबर है, जैसे कि ये 4 है, अकेला नंबर है, तो इस 4 को तो शिफ्ट करना पड़ेगा। ये प्लस का 3x इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 3x। ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो बनेगा -4। 4 में से 4 गया 0, 8x में से 3x गया तो बचा 5x। 5x = 0। अगर x को अपॉन में लेकर भी आता हूँ बच्चों, x की जगह ये 5 जो है मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो 0 के अपॉन में जाएगा। 0 के अपॉन में कुछ भी रखो 0 है, यानी x का आंसर यहाँ से क्या निकल गया? 0। x का आंसर 0 तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमको ये भी बोला गया है कि चेक करो कि आंसर सही है कि नहीं। चेक करने का तरीका क्या होता है? x = 0 को हम क्या करते हैं कि वो आंसर चेक हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, मैं यही शॉर्ट में कर देता हूँ, यह जगह है कि ये जो क्वेश्चन था ना, वो था 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। इसमें x की जगह जो आंसर निकला है ना वो रख दो। उसके बाद अगर दोनों तरफ के आंसर सेम आते हैं तो आंसर सही होगा। तो x को 0 रखा यहाँ पर, तो 8 × 0 + 4 3 0 - 1 + 7। x जहाँ था वहाँ 0 रख दिया, यहाँ रख दिया 0, यहाँ
भाई 8 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 हो जाएगा, तो उसको हटा दो, 0 वाली चीज़ को हटा दिया अपन ने। यहाँ क्या बचा 4, यहाँ भी 0 को हटा दिया तो क्या बचा माइनस का 1 बचा अंदर। 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 3 बन जा 3 प्लस माइनस माइनस, और ये बाहर प्लस का 7, माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 गया तो बचा 4, दोनों तरफ 4 आ गए। LHS जो है वो बराबर है RHS के। प्रूफ हो गया, ठीक है। ये होता है चेक करने का, अगर दोनों साइड बराबर हैं ये और ये बराबर तो प्रूफ हो जाता है। चलो आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। बढ़िया क्वेश्चन। हाउ मेनी साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैव, किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल बच्चों, बाहर का एंगल अगर 24 डिग्री का है तो उसके अंदर कितनी साइड्स होंगी, ये आपको पता लगाना। और ये कैसे कर सकते हैं, बहुत आराम से। तो बच्चों एक्सटीरियर एंगल 24 है ना। सो स्टूडेंट, तो हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझो। समझने के लिए पहले पॉलीगन का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ साइड हो। सब यहाँ पर उसको यही नहीं पता है कि उसके अंदर कितनी साइड है, तो मैं अंदाजे से मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि मान लो 3 साइड का है, कोई हो सकता है ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों, ये एंगल जो बाहर यहाँ बनते हैं, जो एंगल यहाँ बाहर बनते हैं उनको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर। ये एंगल बाहर का है, ये सब एंगल इस ट्रायंगल से बाहर बन रहे हैं। और बाहर वाले एंगल्स को प्लस करने पर हमेशा 360 आता है, चाहे वो किसी ट्रायंगल के बाहर के एंगल हो, क्वाड्रिलेटरल के हो, पेंटागन के हो, हेक्सागन के हो, हेप्टागन के हो। बाहर के एंगल के लिए साइड से कोई मतलब नहीं है, कितनी भी साइड हो, लेकिन बाहर के सारे एंगल, मान लो यहाँ पर कुछ भी 3 चीज़ों की वैल्यू रख दो ना, तीनों को प्लस करने पर हमेशा 360 आएगा। ये डेफिनेटली ये बच्चों हमेशा ये रूल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं, हमको पता नहीं है हाउ मेनी साइड्स, क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन कैसा बच्चों, रेगुलर है। अब एक और चीज, जब पॉलीगन रेगुलर होता है, रेगुलर का मतलब कि पॉलीगन की सारी साइडें बराबर हैं। तो जब उसकी सारी साइडें बराबर होते हैं तो उनके अंदर के भी सारे एंगल इक्वल होते हैं और बाहर के भी सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने मान लिया कि बाहर का जो एंगल है वो भी सारे इक्वल है ना। तो हमने यहाँ लिख लिया क्वेश्चन में, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एक्स। एक्स साइड मान ली मैंने, कितनी साइड मान ली, एक्स। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर एक्स साइड है तो मान लो ये एक एंगल, ये 2 एंगल, 3 एंगल, कितने एंगल होंगे टोटल, एंगल भी तो एक्स होंगे, है ना। यानी कितने एंगल होंगे टोटल, एक्स एंगल्स होंगे। जितनी साइड उतने एंगल बनते हैं, ध्यान रखना हमेशा। तो एक्स एंगल्स होंगे। तो बहुत सिंपल सा काम है, यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी, x इंटू 24 इज इक्वल टू 360। कैसे बनी समझा देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर ये एंगल x है, ये एंगल x है, ये एंगल x है ना। अगर मुझे इन तीनों एंगल को प्लस करना है तो क्या तरीका है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 1x 2x 3x, आंसर क्या आ गया, 3x आ गया। तो या तो मैं क्या करूं, इस x में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं या ऐसे कर करके जोड़ लूं। तो यही मैंने यहाँ किया है कि जब इसकी टोटल x साइड है तो x ही एंगल बनेंगे और एक एंगल 24 डिग्री का है, तो सारे एंगल को जोड़ने पर कितना आंसर आएगा, सारे एंगल को जोड़ने पर आंसर लाने के लिए प्लस मत करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 24 इंटू एक्स आ जाएगा, 24 इंटू क्या आ जाएगा, एक्स। और हमको तो ये तो पता है कि अगर इन सबको जोड़ूंगा तो बाहर वाले सारे एंगल्स का सम 360 ही होगा। तो इक्वल टू में क्या आ गया, 360। अब 24 इंटू एक्स, 24 इंटू एक्स बराबर 360। एक्स की वैल्यू निकालना है, 24 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में।
यहाँ बचेगा x, कैंसिलिंग कर लो। डिवाइड करना आता ही होगा, फिर भी कैंसिलिंग करवा दो। 2 से कट किया 180 बार, 2 से कट किया 12 बार, फिर 2 से किया 90, 2 से किया 6। अब मुझे 6 का टेबल डायरेक्ट आता है, ठीक है चलो अभी और 2 से करते हैं। 2 से किया 45, 2 से किया 3 बार, 3 से किया 1 बार, 3 से किया 15 बार। कितने बार डिवाइड हुआ? 15। यानी टोटल कितनी साइड्स हो गई, कितने एंगल हो गए? x = 15 डिग्री मत लगा दो। 15 तो यहाँ पर ने क्या माना है? नंबर ऑफ साइड मानी। क्या मानी है? नंबर ऑफ साइड। तो आंसर क्या गया? 15 साइड। आंसर क्या होगा? उसने पूछा हाउ मेनी साइड, तो आप लिखोगे 15 साइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब आप एक डाई को थ्रो करते हो, लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन 5। बच्चों एक डाई यानी डाइस जो आप सब लोग खेलते हैं, सांप सीढ़ी या लूडो खेलते समय देखा ही होगा, उसके अंदर टोटल 6 नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब क्या क्या आंसर आ सकते हैं। तो आंसर टोटल आ सकते हैं 6। कौन कौन से जो आंसर आ सकते हैं उनको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना। 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको चाहिए क्या? पहले मैं क्वेश्चन ए की बात करूं। ए क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए? ए क्वेश्चन में आपको निकालना है लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आने के कौन कौन से इवेंट है इसमें अंदर? तो इसके अंदर प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं? तो प्राइम नंबर हो सकते हैं 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है। तो 2, 3, 5 आपका आंसर हो गया। उसने सिर्फ क्या पूछा है? क्या क्या आंसर आ सकते हैं। फिर उनने पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा नंबर तो सिर्फ एक ही है बच्चों, 6। और तीसरे में उन्होंने पूछा है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा नहीं है। जो 5 से बड़ा नहीं है तो या तो उससे छोटा होगा या इसके इक्वल होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला है कि उसके इक्वल होना चाहिए कि नहीं, उन्होंने बोला बराबर, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा नहीं है मतलब बराबर तो हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों। चलिए यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन सारे खत्म हो गए 3 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन ऑप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहो तो इनको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपको ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, है ना स्टूडेंट। इसके अलावा आपको 2 मार्क्स 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो एक रहा ये, और यहाँ में स्प्रिंट हो चुके हैं एक इसके, और में ये रहा। ये दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। तो इन दोनों को और सॉल्व करना आपको, तो आपका एक पूरा पेपर सॉल्यूशन भी हो जाएगा, है ना। देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशो ऑफ 4:5। मतलब 2 बच्चे हैं, अनु और राज, उनकी प्रेजेंट एज का रेशो दिया है 4 और 5। 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 8 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। 8 साल के बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। हमको उनकी प्रेजेंट एज निकालना है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो बच्चों बड़े ही ध्यान से समझना, प्रेजेंट एज निकालने के लिए आप लॉन्ग का पहला क्वेश्चन है ना। उनने क्या बोला था कि प्रेजेंट एज हमको पता नहीं है, लेकिन हमको प्रेजेंट एज का रेशियो पता है 4:5। तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनु। अनु की प्रेजेंट एज क्या हो गई बच्चों? बस आपको इतना सा करना है बच्चों, ये जो 4:5 लिखा है, पहला नाम है अनु का, तो पहले आया 4, बाद में आया राज, तो बाद में आया 5।
तो इसकी एज हो जाएगी 4x, इसकी एज को भी क्या मान लोगे 4x, एंड यहाँ एजेस कर लेना। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु 4x एंड राज बी 5x। राज की क्या मान लिया आपने 5x मान ली, ठीक है। अब उनने बोला है 8 ईयर फ्रॉम नाउ, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 8 साल के बाद, आज से 8 साल के बाद, 8 ईयर फ्रॉम नाउ। तो इन दोनों में क्या करना है भाई, आज आप इतने ईयर के हो तो 8 साल बाद आप और 8 साल बड़े हो जाओगे, यानी प्लस कर दो इसमें 8, तो ये एक की एज हो जाएगी 4x + 5, दूसरे की एज हो जाएगी, सॉरी 5 नहीं 8 ईयर बोला ना 8 साल के बाद, तो 8 साल के बाद इसकी एज में भी 8 प्लस कर दो और इस वाले की एज में भी क्या कर लो 8 प्लस कर दो। उनने बोला 8 ईयर के बाद इनकी जो एज होगी, इनकी जो भी एज रहेगी उसका रेशो अगर मैं करता हूँ तो रेशो 5:6 आता है। अगर इन दोनों की एज का रेशो किया जाए, रेशो मतलब होता है अपॉन में रखा जाए, इसके अपॉन में इसको रखूँ मैं, तो एज का रेशो जो है अब वो क्या बन जाएगा, अब वो बराबर हो जाएगा 5:6। रेशो मतलब होता है अपॉन, तो 5 रेशो मतलब अपॉन 6, 5/6 हो गया। बस इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, यहाँ पर जो अपॉन में है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के अपॉन का इससे मल्टीप्लाई, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर 4x + 8 से, और 5 का मल्टीप्लाई 5x + 8 से। अब 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, तो 6 4 जा 24, x की जगह पर x, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 8 से, 6 8 जा 48। इस टाइप से 5 का मल्टीप्लाई 5x से, तो 5 5 जा 25, x की जगह x, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 8 से, 5 8 जा 40। क्लियर है, चलिए आगे चले। यहाँ x है, यहाँ x है, x की चीज़ को इधर ले आओ, तो ये हो गया 24x, ये प्लस से इधर आएगा तो बनेगा -25x। इसके जाने से यहाँ पर सिर्फ बचा 40, हमने यहाँ पर क्या किया, इस प्लस के 48 को इधर शिफ्ट किया, तो ये बन गया माइनस का 48। ये रूल है बच्चों, जो प्लस से उधर दूसरी तरफ जाता है माइनस बन जाता है। 24x 25x, हमको x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो आंसर में भी x आएगा, बस नंबर को माइनस कर लो। 25 में से 24 जाएगा तो बचेगा 1x, और 1 को लिखते नहीं है, तो 25x में से 24x जाएंगे तो बचेगा 1x, 1 को लिखते नहीं है, बड़ा 25 है, माइनस का है तो क्या लग जाएगा माइनस। इन दोनों को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 48 में से 40 गया तो बचा 8, बड़ा है 48, माइनस का है तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आ गया, x = 8। ठीक है बच्चों, x = 8 आया, ये कोई प्रेजेंटेज नहीं, ये तो x का आंसर है। हमारी प्रेजेंटेज क्या थी, हमारी प्रेजेंटेज थी 4x और 5x। तो अब आपको अगर इनकी प्रेजेंट एज निकालना है, क्या निकालना है, प्रेजेंट एज, तो अनुस प्रेजेंट एज हो जाएगी 4x, 4 × x की जगह क्या आंसर आया बच्चों, x की जगह आंसर आया 8 बच्चों, x की जगह आंसर आया है 8, 4 8 जा 32, तो एक की एज निकल गई 32। ठीक है, और अनु के बाद कौन है, राज, तो राज प्रेजेंटेज, राज की प्रेजेंटेज कितनी हो गई 5x, तो 5 × x, x की जगह लिखा हमने 8, 5 8 जा 40, तो प्रेजेंटेज इसकी आ गई 40। क्लियर है बच्चों, चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर दिन पर कुछ सेल्स हुई है, सेल मतलब कुछ सामान बेचा है किसी बेकरी शॉप वाले ने। ऑर्डिनरी ब्रेड उसने बेची हैं 320 रुपये की, फ्रूट ब्रेड बेची है 80 रुपये की, केक और पेस्ट्री 160 की, बिस्किट बेचे 120 के, अदर कुछ सामान 40 रुपये का, और टोटल जो सामान आया है
वो आया है बच्चों 720 का। कितने का आया है? 720 रुपीज़ का टोटल सामान आया हुआ है ना। हमको इसके लिए पाई चार्ट बनाना है बच्चों। तो पाई चार्ट बनाना बहुत ईजी होता है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें आपके पास रखना पड़ेंगे। मैं तो आपको समझा दूंगा, बाकी आप जब करोगे तो आपको सबसे पहले चाहिए एक राउंडर, पेंसिल से लगा हुआ, है ना। कुछ कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद बनाना सिखाऊंगा मैं। तो कैलकुलेशन क्या करना होता है बच्चों, बहुत सिंपली और जल्दी जल्दी बता दूं मैं आपको। ये जितने नंबर हैं इन सबको प्लस किया तो कितना आएगा? 720 आ रहा है। तो हमको इन सबको एंगल में चेंज करना है, क्योंकि पाई चार्ट बनता है एक सर्कल के अंदर, वहाँ निकलता है एंगल। तो एंगल निकालेंगे हम। लाइन लिखी जाती है, सबसे पहले इसकी लाइन लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा है लॉन्ग का। हम सबसे पहले लिखते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ ऑर्डिनरी ब्रेड। ऑर्डिनरी ब्रेड जो है उसका सेंट्रल एंगल, अब सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान होता है बच्चों। सेंट्रल एंगल कितना है? 320। तो ऊपर लिखो 320, अपॉन में लिखो टोटल। टोटल कितना हुआ? 720। तो अपॉन में लिखा आपने 720। अब इसको एंगल में चेंज करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 360 डिग्री का हर बार, और आपका जो आंसर आएगा वो एंगल में आएगा। ठीक है, कैंसलिंग करें। चलो 0 से 0 कैंसिल। अगर 9 का टेबल आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। 9 4 जा 36, 9 8 जा 72, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है बच्चों, यहाँ बचा 2 से कैंसिलिंग करेंगे इसको तो डिवाइड हो जाएगा 160 बार, यानी 160 डिग्री का एंगल बन रहा है। सेंट्रल एंगल ऑफ ऑर्डिनरी ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड का एंगल बन गया 160 डिग्री का। इसी टाइप से आपको इन सब चीज़ों के सेंट्रल एंगल निकालना है। तो मैं अब निकाल रहा हूँ किसका? फ्रूट ब्रेड का। फ्रूट ब्रेड, ये हेडिंग सब में चिपका देना आप। सेंट्रल एंगल ऑफ, फिर ये लिख देना फ्रूट ब्रेड। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए। 80 है फ्रूट ब्रेड, टोटल है हमारा 720, यहाँ आया था 360। ध्यान से देखना, जब आपने इसको इससे कैंसिल करा था तो पूरा कैंसिल होने पर 2 बचा था। तो 360 को इससे कैंसिल करते हैं तो बचता है बच्चों अपॉन में 2, क्योंकि एक बार करके देख लिया आपने। फाइनल आंसर तो क्या आ रहा? इसको पूरा काटा तो आंसर 1 आया, इसको पूरा काटा तो आंसर 2 आया। तो आंसर आया 1/2। इसको कट के 1 लिख दिया, इसको कट के 2 से कट करोगे तो आंसर आएगा 40 डिग्री। कितना आया? 40 डिग्री। तो फ्रूट ब्रेड का सेंट्रल एंगल कितना आ गया? 40 डिग्री। यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, क्या लिखना है? यहाँ आपको लिखना है सेंट्रल एंगल ऑफ फ्रूट ब्रेड। एक में और बता दिया, आपने बताऊंगा। फिर आता है केक्स एंड पेस्ट्रीज। केक्स एंड पेस्ट्रीज कितनी है? टोटल 160 है, अपॉन में टोटल कितना है? 720। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 360 से। कट किया 1, कट किया 2 बार, 2 से कट किया तो ये 80 डिग्री का एंगल। कितना एंगल बना? 80 डिग्री एंगल बन गया। चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं बिस्किट्स का। बिस्किट्स है हमारे 120 अपॉन में 720 इंटू 360। 360 से 1 बार, 360 से 2 बार, 2 से कट किया तो 60 डिग्री का एंगल। तो बिस्किट का एंगल निकल गया 60 डिग्री। कितना निकला? 60 डिग्री। और अगला है हमारा अदर्स। अदर्स मतलब कुछ और भी चीज़ें, दुकान में सामान वामान बेचा होगा, तो वो है ओनली 40 अपॉन में 720 इंटू 360। 360 से 1 बार, 360 से 2 बार, तो उसका एंगल आ गया 20 डिग्री। क्या गया बच्चों? 20 डिग्री। अब आपको इसको करना है एक पाई चार्ट में। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है? हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहो तो राउंडर से कर लो, है ना, एज यू नीड। ठीक है, या आप किसी गोल चीज़ को रख कर भी कर सकते हैं। कभी कभी बहुत बार आपके पास, वैसे तो आप एग्ज़ाम में जाएं तो अपने साथ लेकर जाएं बच्चों। ठीक है, अपने साथ क्या करें? एक लेकर जाएं, या किसी गोल चीज़ के आसपास भी आप इसे राउंड करके बना सकते हो। ठीक है, जैसा आपको लगे, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होता है बच्चों। क्या ड्रॉ करना होता है? एक सर्कल।
आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, आप इसका सेंटर एज्यूम, ये इसका सेंटर हो गया, और पहले तो एक ऐसा एक रेडियस बना दीजिए। बच्चों मेरे पास अभी राउंडर प्रेजेंट नहीं था इसलिए मैंने ये यूज़ किया है, नहीं तो अगर राउंडर होता है तो आपको पता ही होगा, राउंडर को ऐसा रख के ऐसा गोल गोल घुमाते थे, सर्कल बन जाता है। जहाँ पर हम यहाँ पर वो लोहे की रिंग को पिन को रखते हैं, वो हमारा सेंटर बन जाता है। ठीक है, हमको इतने सारे एंगल बनाना है, ये सेंटर को हमेशा ओ नाम दे सकते हैं, चाहे तो और कुछ भी नाम दिया जा सकता है। हमको ये सारे एंगल बनाना जो हमने निकाले थे, इसका एंगल 160 डिग्री है, तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है एंगल ऑफ 160 डिग्री। एंगल बनाने का तरीका सबको पता है बच्चों, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखना होता है, और ये जो लाइन है, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना होता है। तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट आ गया है, लाइन के ऊपर आ गई है लाइन। अब आपको 160 डिग्री एंगल देखना है कहाँ आ रहा है। देखो पॉइंट यहाँ है, तो इस जीरो से नापेंगे, जीरो से लेकर 160 कहाँ आता है बच्चों, तो यहाँ आ रहा है। तो 160 मीनिंग ये पॉइंट, पहले आपको ऐसा पॉइंट बनाकर अब इसको इससे मिला देना है। इस पॉइंट को इससे मिला दिया तो ये बन गया आपका 160। तो ये जो 160 डिग्री एंगल बनाए ना, इस एरिया को आप नाम दे दोगे ऑर्डिनरी बेड। ये किस जगह, ये जगह कौन सी थी, ऑर्डिनरी ब्रेड। कभी कभी हम इसमें कलर भी कर सकते हैं। अब पहला एंगल यहाँ बन गया ना बच्चों, अब आपको दूसरा एंगल बनाने के लिए इस जगह से बनाना है। ठीक है, चाहो तो यहाँ से ही बना सकते हैं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम दूसरा एंगल बनाएंगे यहाँ से। चलिए, अब हमको एंगल बनाने के लिए इस जगह का यूज़ करना है जहाँ पर हमारा पहला एंगल ख़त्म हुआ। हमने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, अब यहाँ से बनाओ। सेकंड एंगल बच्चों हमारा है इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने निकाला था 40 डिग्री का था बच्चों। कितना था, 40 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे, फिर से इस पॉइंट को फिर से पॉइंट पर रखेंगे। ये एंगल ड्रॉ किया, कितने डिग्री का, 40। 0 से 10, 20, 30, 40, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। आपने इस लाइन को इससे मिला दिया, ये 40 डिग्री है। ये जगह है फ्रूट ब्रेड की, तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रूट ब्रेड। ठीक है, यहाँ पर लिख लो फ्रूट ब्रेड। इसी टाइप से आपको अलग अलग एंगल बनाना है। अब एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर ख़त्म होता, अगला एंगल यहाँ से बनेगा बच्चों। ठीक है, फिर से मैंने इसको घुमा लिया। अगला एंगल हमारा 80 डिग्री का है ना, मैंने सॉल्यूशन में बना रखा है। तो फिर से हमने पॉइंट को पॉइंट के ऊपर, लाइन को लाइन के ऊपर रख के 80 डिग्री का एंगल बनाया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये हो गया आपका 80 डिग्री का एंगल। ये 80 डिग्री एंगल। ये जगह किस चीज़ की है, केक्स एंड पेस्ट्रीज़ की, तो आप चाहो तो यहाँ भले लिख दो केक्स एंड पेस्ट्रीज। अगले दो एंगल हैं हमारे 60 और 40 के, सॉरी 60 और 20 के। तो अब यहाँ से आपको 60 डिग्री एंगल बनाना है। तो ये बन गया आपका 0 से लेकर 60। ये लास्ट का बनाने की ज़रूरत नहीं है, 20 ही होगा बचा हुआ। तो ये था हमारा बिस्किट का, तो ये हो गए हमारे बिस्किट्स, और ये हो गया अदर्स। तो ये बच्चों अपना पाई चार्ट तैयार हो गया। इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होता है। ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट और केक्स एंड पेस्ट्रीज थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, बिस्किट्स और ये अदर्स। क्लियर है, इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक सैम्पल पेपर देखा है, इस टाइप से पेपर आपको आने वाला है। हमने कोशिश करी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की, है ना। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं कुछ और टॉपिक या किसी और चीज़ के ऊपर आपको वीडियो बताऊंगा।